हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। हरियाणा में भारत के अन्य प्रांतों की तरह प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। उस समय हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था, इसीलिए पंजाब में घट रही राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ा और हरियाणा की राजनीति में भी अनेक परिवर्तन हुए। पंजाब में 1937 ईस्वी में यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा की। ऐसा करने से पहले उन्होंने भारतीय नेताओं से कोई सलाह नहीं ली थी। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी। अंग्रेज़ों ने युद्ध संबंधी मसले पर कांग्रेस को भी विश्वास में नहीं लिया। अंग्रेज़ों के इस कार्य के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अलग अलग प्रांतों में से त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन न केवल भारत बल्कि हरियाणा के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1942 ईस्वी तक हरियाणा समेत पूरे भारत में ऐसी परिस्थितियां तैयार हो चुकी थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन भी करना जरूरी हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम, प्रांतीय चुनाव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन की असफलता, जिन्ना की सांप्रदायिक नीति आदि के कारण यहाँ की राजनीतिक स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को हम इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। पहला है 1937 ईस्वी के चुनाव। 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। इसी आधार पर पंजाब प्रांत में विधानसभा के लिए 1937 में चुनाव हुए। इन चुनावों में पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे ज़्यादा सीटें मिली। उन्हें 175 स्थानों में से 90 सीटें प्राप्त हुई। हरियाणा के ग्रामीण लोगों ने यूनियनिस्ट पार्टी को भारी संख्या में मत दिए। कांग्रेस को कुछ शहरी सीटों पर ही सफलता मिली, जिनमें श्री राम शर्मा, लाला दूनीचंद और लाला देशबंधु गुप्त जैसे कांग्रेसी नेता शामिल थे। चौधरी छोटूराम को यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार में मंत्री का पद दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी का राजनीतिक संघर्ष लगातार जारी था। कांग्रेस किसी बड़े आंदोलन के माध्यम से हरियाणा समेत पूरे देश में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। साथ ही वह अंग्रेजी साम्राज्य के सामने आंदोलन के माध्यम से एक चुनौती भी प्रस्तुत करना चाहती थी। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। इस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को अन्य मित्र राष्ट्रों के सहयोग से इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड ने स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रता की रक्षा की खातिर जर्मन के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। भारत के वायसराय ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भी शामिल होने की घोषणा कर दी। इस विषय में उसने भारत की किसी राजनीतिक पार्टी या नेता की सलाह नहीं ली। इसके विरोध फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस पार्टी एक ही शर्त पर अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए तैयार थी कि अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे। इस बात का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंग्रेज़ों को युद्ध में सहयोग न देने की बात रखी। उस समय हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। इस पार्टी के नेताओं और सहयोगी दलों
जैसे खालसा नेशनल पार्टी ने बिना किसी शर्त के अंग्रेजों को साथ देने का आश्वासन दे दिया। सितंबर 1939 ईस्वी में रोहतक में जाट महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा का नेतृत्व चौधरी छोटूराम ने किया। इस सभा में लोगों से अपील की गई कि वे युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करें। इस अपील का हरियाणा के लोगों पर ज़बरदस्त असर हुआ। यहाँ से काफ़ी संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए तथा लाखों रुपए युद्ध सहायता के रूप में युद्ध फंड में जमा करवाए। इस तरह की स्थिति ने कांग्रेस तथा महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 ईस्वी में भारतीय से युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने की अपील की। इसके बदले उन्होंने आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें अपना संविधान बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा। उसका यह आश्वासन कांग्रेस को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। इसीलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 17 अगस्त 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। हरियाणा के अनेक नेताओं और जनता ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अनेक नेताओं ने इस संबंध में अपनी गिरफ्तारियां भी दी। इस आंदोलन के फलस्वरूप हिसार के नेता लाला श्यामलाल, श्री बलवंत राय और जुगल किशोर एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया। रोहतक के श्री राम शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से पंडित नेकीराम शर्मा पहले सत्याग्रही बने। अकेले रोहतक से 251 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिसार के नेता जुगल किशोर ने फरवरी 1940 ईस्वी में सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित किया। 2 मार्च 1941 ईस्वी को उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के दौरान पूरे हरियाणा में लगभग 627 लोगों को गिरफ्तार किया। यह आंदोलन दिसंबर 1941 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन में लोगों के जोश को देखकर कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अगला है क्रिप्स मिशन की असफलता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी तथा जापान की लगातार बढ़ती सैनिक सफलताओं ने मित्र राष्ट्रों को परेशान कर दिया था। अंग्रेजी शक्ति लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही थी। भारत पर जापान का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह किसी भी तरह भारत से सैनिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करे। चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में भारतीयों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मार्च 1942 ईस्वी को सर शटफोर्ड कमीशन के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। इसे भारतीय इतिहास में क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। क्रिप्स प्रस्ताव भारतीय जनता को खुश नहीं कर सके क्योंकि ये प्रस्ताव बड़े संदेहशील, अपूर्ण एवं निराशाजनक थे। इसीलिए मुस्लिम तथा कांग्रेस दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीय जनता विशेष रूप से गांधी जी को बहुत निराशा हुई। अब उनके विचार अंग्रेजी सरकार के प्रति बदलने लगे। इसका संकेत हमें उनके एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजी सरकार के प्रति गांधी जी के विचारों में परिवर्तन को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में की गई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भारत के हित में अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया वह भारतीय इतिहास में भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इस अधिवेशन में वर्धा के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
गांधी जी ने इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया। अपने भाषण के अंत में गांधी जी ने कहा, यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, तथा उन्होंने जनता को करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त की रात को ही कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का मार्गदर्शन करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा 12 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो कि इस प्रकार हैं। सार्वजनिक सभाओं, हड़तालों व प्रदर्शनों का आयोजन, सरकारी कानूनों का उल्लंघन, अहिंसात्मक गतिविधियां, भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को विवश करना, सरकार से किसी प्रकार का सहयोग न करना, आंदोलन का नेतृत्व युवा वर्ग करें, सरकारी नौकरियां त्यागना, सैनिकों व देसी रियासतों को साथ जोड़ना, करो या मरो का नारा उद्घोषित करना, किसानों द्वारा सरकार को असहयोग, अंग्रेजी मुद्रा का त्याग, सार्वजनिक सुविधाओं व सेवाओं को बाधित करना। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से हरियाणा समेत देश की जनता में तीव्र आक्रोश फैल गया। देश के सभी भागों में अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी को रिहा करो, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, गांधी जी की जय, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अंग्रेजी सरकार हाय हाय तथा करो या मरो के नारे से गूंजने लगे। नेतृत्वहीन जनता के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने दमन का सहारा लिया। हरियाणा में हिसार, भिवानी, रोहतक, करनाल, सोनीपत व गुड़गांव जैसे शहरों में अंग्रेजों के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। बच्चों, महिलाओं, छात्रों, किसानों व मजदूरों आदि ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। सरकार इस तरह के प्रदर्शनों को देखकर बौखला गई तथा उसने दमन का सहारा लेते हुए लोगों पर लाठियां तथा गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंग्रेजी सरकार की दमन कार्रवाई से पहले हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों की दमन कार्यवाही के विरुद्ध यहाँ के नवयुवकों ने भी हिंसक रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति जैसे डाकघर, रेलवे स्टेशन व अन्य सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। इस दौरान हरियाणा में लगभग सभी रेलवे स्टेशनों को बर्बाद कर दिया गया। 11 डाकघरों में तोड़फोड़ की गई, 45 स्थानों पर तार काटे गए, 8 पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया, 6 स्थानों पर रेल की पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगभग 525 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा के लोगों की सक्रिय भागीदारी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस आंदोलन के दौरान रोहतक में 228, गुड़गांव से 111, हिसार से 76, अम्बाड़ा से 61 तथा करनाल से 49 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आंदोलन की असफलता के कारण, उनके कारण क्या रहे असफलता के? राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण इसे उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन का रास्ता अपनाया। तीसरा, नेतृत्वहीन आंदोलन के पास उचित योजना व कार्यक्रम का अभाव था। अगला, हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार का समर्थन इसे नहीं मिला। अगला, ग्रामीण स्तर पर आंदोलन जन आंदोलन का रूप नहीं प्राप्त कर सका। हिंसात्मक स्वरूप इसकी असफलता का मुख्य कारण था। यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव के कारण हरियाणा में यह व्यापकता नहीं प्राप्त कर सका। क्रांति में यकीन रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि यह आंदोलन मुसलमानों के लिए घातक है। भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन को पागलपन करार दिया। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने भी इसमें हिंदुओं को सहयोग करने से मना किया।
सिख संगठनों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आंदोलन अपने उस समय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। हरियाणा में इस आंदोलन की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस आंदोलन के दौरान लगभग 4000 गिरफ्तारियां इस क्षेत्र में हुई। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी सरकार की दमनात्मक कार्यवाही का डटकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। इस बात का प्रमाण है कि उन्हें केवल 5 वर्षों के अंदर भारत छोड़कर जाना पड़ा। इस आंदोलन को पूरी तरह अहिंसात्मक कहते हुए गांधी जी ने भी इसके लिए गर्व का अनुभव किया। उन्होंने इस विषय में कहा कि आज मुझे अपने को शुद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अत्याचार व दमन के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया मात्र थी। इसकी तुलना बास्तिल जेल गिराने तथा रूस की क्रांति से की जा सकती है। गोविंद राय सहाय ने भी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के कथन का समर्थन करते हुए लिखा है कि 1942 ईस्वी की क्रांति का भारतीय इतिहास में वही स्थान है जो फ्रांसीसी व रूसी क्रांतियों का उनके देश में है। तो बच्चों, ये था भारत छोड़ो आंदोलन।